औरतें होती हैं। मानव में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? अपरा जो है गाय में भी होगी, है ना, और शेरनी में भी होगी, बंदरिया में भी होगी, सबके अंदर अपरा होगी। पर मनुष्य वाले में जो औरतें होती हैं उनकी किस प्रकार की बच्चादानी का हिस्सा होता है? तो बोला गया है कि जरायु पर, मानव में जरायु पर, सुनो तो मानव में जरायु पर, देखो जरायु पर का मतलब होता है कि मनुष्य को जरायुज कहा गया है क्योंकि शरीर सशरीर जन्म लेता है। पर जो वो होती हैं पक्षी होती है वो अंडे जन्म लेते, तो अंड यूज है वो, है ना। उस अंडे में कितने दिन बाद से सुनो तो जो औरतों में मनुष्य में जो बच्चादानी पाई गई है उसको कहा गया है जरायुज प्रकार की। किस प्रकार की? जरायुज। और उसके अंदर बटा हुआ होता है, मांस का चित्र देखे होगे, बच्चे का चित्र देखे बच्चादानी का, तो मांस यहाँ वहाँ उसके पेट में चपका है, तो उसको बोलते हैं बिलाई आवंटन। क्या बोलते हैं उसको? बिलाई आवंटन कहते हैं। पर डिम्बाभ मतलब भ्रूण को डिम्बाभ कहते हैं। डिम्ब माने अंडा होता है वैसे, पर डिम्बाभ मतलब होता है बिखरा हुआ। क्या? डिम्ब माने सिकुड़ा हुआ अंडे के समान, और डिम्बाभ माने बिखरा, ये मांस पूरे बिखरा है यहाँ पास। तथा ऊतकी विश्लेषण के आधार पर ये ऊतक यहाँ पूरे मांस से चपका है पूरा बच्चादानी में, तो इसको कहा, वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ऊतक बैठा है, पूरे सब जगह यहाँ चपका है ऊतक। चौथे महीने में ठीक है, होता है ना, तो इसको बोला गया हीमोकेरियल प्रकार का। क्या नाम दिया गया है इस बच्चादानी को? ये सारे लक्षण होने को हीमोकेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोकोरियल। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है नर उर्वरकता में। नर उर्वरकता मतलब होता है जैसे स्त्री के अंदर पीरियड वाला टाइम को स्त्री उर्वरकता बोलते हैं। क्या? और पुरुषों में शुक्राणु जब गिरते हैं तो उस पुरुषों के अंदर कमर के उस हिस्से में शुक्राणुओं का बनना, इसको बोलते हैं नर उर्वरकता। क्या बोलते हैं? नर उर्वरकता। ठीक है, और स्त्रियों के अंदर पीरियड वाला समय जो आता है उसको कहा गया है स्त्री उर्वरकता। ठीक है, उर्वरकता माने उर्वर पैदा करना, उर्वरकता माने पैदा। इंसान पुत्र संतान तो नहीं पैदा करता है, ठीक है, इंसान द्वारा पैदा किया जाता है। क्या बोले? इंसान द्वारा संतान पैदा किया जाती है। तो जो पुरुष होते हैं, तो पुरुषों के कमर के उस हिस्से में अंदर जहाँ लिंग रहता है, तो जितनी नसें रहती हैं, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नर जनन तंत्र में 6-7 चीज़ों का योगदान रहता है। क्या? माँ बच्चे को जब नहलाती है तो जो बाहर दिखता है भाग वो, और कुछ रहता है अंदर, कुछ रहता है अंदर। तो जो भाग बाहर रहता है और जो भाग अंदर रहता है, जो भाग बाहर रहता है और कुछ भाग अंदर रहता है, तो लगभग 7 हिस्से ऐसे रहते हैं पुरुषों के कि कुछ अंदर और कुछ बाहर। तो पुरुष के नर जनन तंत्र 7 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितने चीज़ों से? 7 चीज़ों। पुरुषों का जो माँ बच्चे को नहला रही तो बाहर दिखता है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा मांस अंदर गड़ा रहता है। तो एक होता है अधिकाय, एक होता है शुक्रवाहक, एक होता है मूत्रमार्ग, एक होता है परस्थ ग्रंथि, एक होता है बल्यूरोथ्रल ग्रंथि, और ऐसा करके लसण नलिका और शुक्रवाहिका। तो पुरुषों के 7 हिस्सों में शुक्राणुओं का योगदान है। क्या? 7 हिस्सों में शुक्राणुओं का काम चलता है। ठीक है, बिल्कुल। अब सुनो तो प्रश्न इधर बोला है कि जो नर वाला उर्वरकता है, जो नर हम पुरुषों के अंदर क्या बनता है? शुक्राणु। माने नर उर्वरकता जो होती है उसमें एक ठो मांस होता है एपिडाइमिस, एक हिस्सा होता है एपिडाइमिस या अधिकाय, एपिडाइमिस या अधिकाय। उसके बारे में बताने कि वो क्यों होता है पुरुषों में। क्या? पुरुषों के कमर के नीचे वाले हिस्से में वो वाला क्यों, ये वाला एपिडाइमिस क्यों होती है? अधिकाय नाम की जो परत है क्यों होती है? क्या बोले? प्रश्न क्या बोला हूँ? पुरुषों के उस हिस्से में एपिडाइमिस नाम की परत क्यों होती है? इससे क्या फायदा है पुरुषों को? पुरुषों माँ जब बच्चे को नहलाती है, क्या बच्चे को नहलाती है तो जो अंडे जैसा भाग होता है उसके अंदर देखो, ये इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। ये अंडा दिख रहा है, इसके अंदर ये दाना एपिडाइमिस वो क्या? उसको दीजिए ना, वो
मैं कह रहा हूँ माँ जब बच्चे को नहलाती है तो अंडे जैसा जो भाग है तो इसमें इसके ऊपर एक रस्सी जैसी गई है ये, तो इसको अंडे के ऊपर वाले ये वाली परत को कहते हैं एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस। अब इसके अंदर देखो, ये देखो इसके अंदर एक तार गई है ये, जैसे ये तार गई है ये, तो ऐसे अगर इसके अंदर हम देख सकते तो अगर पुरुष वाले उस नस में देख सकते तो वो स्रावी वाला भाग होता है, रक्त स्रावी। क्या? रचना स्रावी कोशिका से बना। स्रावी कोशिका मतलब इनके अंदर पानी जैसा नमी इनके अंदर बनी रहती है, इसके अंदर इस कोशिका के अंदर क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। स्रावी माने स्रावित होना, चूने को स्रावित कहते हैं। क्या बोले? जैसे तुम्हारे शरीर में पसीना बना रहता है तो तुम्हारी जो श्वेत ग्रंथियां हैं, पसीना ग्रंथियां, वो पसीना निकालने का काम का श्रावण कर रही हैं। तो ऐसे ही इसमें से शुक्राणुओं का श्रावण होता होगा। क्या होता होगा? अब देखो यहाँ से शुक्राणु, देखो ये शुक्राणु जो यहाँ होंगे ये आते 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 इसके मुंड पास, मुंड वाला क्षेत्र, मुंडी को मुंड कहते हैं, यहाँ एकत्रित हो जाती हैं। शुक्राणु जो रहते हैं इसके मुंड वाले हिस्से में एकत्रित हो जाती हैं। पढ़, हाँ देखो, तो अब वही हिस्सा जो शुक्राणु रहते हैं, इस पाइप को कहा गया अधिकाय है। प्रश्न इसके ऊपर चल रहा है, कमर के नीचे जो रहता है लिंग, उसका प्रश्न चल रहा है। उसके अंदर अंडकोश जो रहता है, अंडकोश के पास इस प्रकार की नस रहती है, उस नस को अधिकाय या अंग्रेजी में एपिडीडाइमिस कहते हैं। और उसी एपिडीडाइमिस के बारे में प्रश्न चल रहा है। तो अभी 3 लाइन अभी जो पढ़ा है तुमने, तो अभी पढ़िए कैसा दिखता है वो। अभी तुमने क्या पढ़ा है, कैसा दिखता है? वो स्रावी भाग होता है। अब वो काम क्या क्या करता है, सुनना, पढ़ो कि भाई इसलिए नस होती है एपिडाइमिस वाली, क्योंकि पुरुषों के जो सफ़ेद द्रव जब गिरने वाला होता है जिस टाइम पर, तो ये परत गाढ़ा जो चिकनाहट रहती है उस पानी में, द्रव में, सफ़ेद तरल पदार्थ में, शुक्राणु में लसलसा तरल द्रव, तुम्हारी बुक में छपा है एक जगह लसलसा तरल द्रव। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है करना? अधिकाय की। उसकी सांद्रता बना के रखता है, अच्छा गाढ़ा बना के रखता है। क्या? जैसे है ना, कोई भी चीज़ गाढ़ी होती है तो अच्छा लगता है, और पतला पंचुचा रहने में अलग प्रकार का रहता है। तो जो शुक्राणुओं की सांद्रता है किस वजह से होती है? इसी की वजह से। और शुक्राणु वहाँ संग्रहित होते हैं, उस नस जो होती है अधिकाय वाली, वो क्या करती है? शुक्राणुओं को वहाँ संग्रह करके रखती है, उनकी सांद्रता बनाए रखती है, गाढ़े बना रहता है वो द्रव। फिर हाँ, अगला है शुक्राणु का परिपक्वन। तो वो नस क्या करती है कि पुरुषों के शुक्राणु को मजबूती देती है कि जब वो पत्नी से संभोग करेगा इंसान, तो वो क्या करेगा? अच्छे हष्टपुष्ट बच्चे जन्म लेंगे। वो बकेली वाला मरीज पूछा अविनाश से, श्री राम से, कि इस नस का क्या फ़ायदा है? तो वो बोले कि अधिकाय वाली जो नस है या एपिडीडाइमिस वाली नस जो है, उन शुक्राणु को क्या करती है? ताकत देती है, मजबूती देती है, परिपक्व करती है, मैच्योर करती है, मजबूत होते हैं वहाँ शुक्राणु। बाद में फिर वही शुक्राणु जब स्त्री के गर्भ में प्रवेश करेंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, जन्म देंगे। अगला है शुक्राणु का परिवहन। और वो नस एक और काम करती है। वो आदमी बोले कि बस इतना ही है, वो ये लोग बताए कि ऐसा नहीं है, उससे शुक्राणु का आना जाना भी उसी नस से होता है। तो बोले थे तो नॉर्मल बात है। तो बोले कि इसी को तो समझाना है अच्छे से। क्या? तो ठीक है, तो प्रश्न बन गया कि नर उर्वरकता में स्त्री उर्वरकता न चल रहा है, मादा उर्वरकता न चल रहा है। मादा उर्वरकता चलेगी तो पुरुष को बताओगे। उर्वरकता का मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ नर क्या जन्म दे रहा है? शुक्राणु का जन्म होने को समझाना है। कहा लड़का जन्म देते है ना। नर उर्वरकता का मतलब क्या है? नर के अंदर शुक्राणु कैसे बनते हैं ना। नर के अंदर शुक्राणु, नर मतलब पुरुष। लिखा है कि जैसे ही माँ बच्चे को जन्म दी, किसको? जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ की गर्भाशय वाली अवस्था कंप्लीट हो गई। माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है। बच्ची को जैसे ही माँ जन्म देती है तो गर्भावस्था कंप्लीट हो जाती है। अब उस टाइम पर उस बच्ची के कमर के नीचे के हिस्सों में कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। क्या बोले? हाँ, पर वो उस टाइम पर, तभी उस टाइम पर टीवी नहीं सुना करते कि 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, नहीं सुनी हो? तो ये सब चीज़, हाँ, तो ये सब चीज़ें उसी समय पर उनका होने लगता है शुरुआत। तो लिखा है इसमें कि पुरुष स्त्रियों में क्या होता है, छोट बच्ची जब रहती है तो कमर के नीचे के हिस्से में, सुनो, तो जब से ही माँ का गर्भाशय वाला टाइम खत्म, तो जो जन्म लेता है बच्ची, जो बच्ची जन्म लेती है तो उसके कमर के नीचे के हिस्सों में कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। तो मान बकेली वाली औरत पलक से पूछी तो क्या हमें लगता है? तो वो बोली कि उस टाइम पर
उस टाइम पर उनके अंदर कमर के नीचे हिस्सों में जो कोशिकाएं बनने लगती हैं उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था। उसको क्या बोलते हैं? तो बकेली वाली औरत बोली कि गर्भाशय के बाद क्या होता है, तो पलक बोली कि उस टाइम पर उनके अंदर कमर के नीचे हिस्से में क्या बनना शुरू हो जाता है, कोशिकाएं, और उन कोशिकाओं को बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कमर के दोनों जांघों के ऊपर तो क्या बनने जाती हैं, अंड कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं, अंड जननी कोशिकाएं, जिसमें अंड जन्म लेंगे। जब बड़ी हो जाएंगी तो अंडा पीरियड चालू होगा उसके अंदर। क्या अभी तो जन्म लिए हो बिटिया, अभी थोड़ी पीरियड हो जाएंगे, पर जब पीरियड होंगे तो उसके पहले अभी उनके अंदर कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। क्या बोले? अंड जननी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। किन के अंदर? बच्चियों के कमर के अंदर उन हिस्से में बनना शुरू हो जाती हैं। उस अवस्था को कहा गया है प्रोफेज 1। उस अवस्था को क्या कहा गया है? प्रोफेज 1। उस समय मांस उनके बनता होगा, उन नसों में, नसें जो बनती हैं बाद में पीरियड जब होगा बच्चियों के, तो उस टाइम फिर पहले से बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये अंडजननी कोशिकाएं प्रविष्ट करती हैं, उसी टाइम पर उसको अंडजननी कोशिकाएं कहा गया है, क्योंकि अंडे जन्म लेंगे भविष्य में उनके उस हिस्से में। अब वह कब तक बनी रहेंगी उस तरह की? जब तक यौवन अवस्था न आ जाए, जब तक वो बच्चियाँ क्या न हो जाएंगी, जब तक बड़ी, जब वो यौवन अवस्था आ जाएगी, जब उनके शरीर का विकास स्त्रियों जैसे होने लगेगा, तो उस अवस्था तक बनी रहेंगी। बाद में जब वो अवस्था चालू हो जाएगी तो अवरुद्ध कोशिकाओं को प्राथमिक अंडक कहा जाता है। तब तक उनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक। अभी वो अंडक बने नहीं है, तो उस हिस्से को प्रोफेज 1 की प्राथमिक अंडक अवस्था कहा जाता है। और हाँ बिल्कुल, लेकिन इसको पुटक या फॉलिकुलर की पहली की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? कहाँ हो रहा है? उन बच्चियों के अंदर कमर के उस हिस्से में ये कोशिकाएं बन रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पुटक या फॉलिकुलर की अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? फॉलिकुलर की पहले की अवस्था। पुटक या फॉलिकुलर की फॉलिकर स्त्रियों के कमर के उस हिस्सों में प्राथमिक अंडक कब बनते हैं, द्वितीयक अंडक कब बनते हैं, ये समझाना। क्या बोले? प्राथमिक अंडक कब बनते हैं, द्वितीयक अंडक कब बनते हैं? तो यौनावस्था के पहले प्राथमिक अंडक, अब बाद में जब यौनावस्था आ जाएगी तो वो द्विगुणित हो जाएंगी, वो फिर से टूटेंगी। उस टाइम को क्या कहा जाता है? द्वितीयक अंडक कहा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो गया। तब तक चलता है, बताओ, जब तक यौवन अवस्था न आ जाएगी तब तक वो विभाजन होता रहता है। अब वो अगुणित हो जाती है। सुनो, अब जब वो अवस्था चालू होगी तो अब फिर दोबारा न टूटेगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अगुणित अंडक कहते हैं उसी को। द्वितीयक अंडक या उसी क्या बोलते हैं? अगुणित माने जो गुणित ना होगी, टूटेगी नहीं, है ना। और दूसरी लघु कोशिका प्राथमिक ध्रुवीय पिंड कहलाती है, काफी जीवद्रव्य संचित रहती है। अब वो उनके अंदर उन कणों में न उनके अंदर मांस जैसे कण रहते हैं, इसलिए उनको जीव द्रव्य संचित कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तुम्हारे अंदर मांस भरा है तो उनमें भी मांस जो भरा रहता है उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोले? ये हमेशा चलती रहती है। तो कहे में प्रश्न दिया है मादा जनन मार्ग में। अब स्त्रियों की बात चल रही है, स्त्रियों के मतलब प्राथमिक वाला ये पुरुष में कौन कर रही है? ये तो अब आ गए 12वां प्रश्न है, स्त्रियों की बात चले। मादा जनन मार्ग में अपनी आंखों में लिखा है, मादा जनन मार्ग में, स्त्रियों के मूत्र मार्ग में जहाँ से बच्चा जन्म लेता है, स्त्रियों के मादा जनन मार्ग में जो बच्चे जन्म लेते हैं जहाँ से, है ना, तो उस हिस्से में कहीं पास टर्निंग पॉइंट रहता है अंदर। क्या रहता है? टर्निंग पॉइंट, मोड़ रहता है, कहीं पास संधि रहती है एक जगह, उस जगह को कहा गया है स्थमिक संधि स्थल। क्या बोला गया है? स्थमिक संधि स्थल। तो वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? जहाँ पास नर वाले शुक्राणु और स्त्रियों वाले अंडाणु मिलते हैं स्त्रियों के योनि के अंदर, जिस जगह पर, उस जगह को कहा गया है स्थमिक संधि स्थल। और वो पतली होती जाती है अंदर अंदर, तो वो संकीर्णता आती जाती है उस हिस्से में। ठीक है, बिल्कुल। तो वहाँ पास अंडवाहिनी क्या हो जाती है? संकीर्ण हो जाती है, और नलिका में इसका विदलन शुरू